सभी को गुड मॉर्निंग। कल मैंने गुड आपको मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको जूझ पाठ पढ़ाया था, उसके प्रश्न उत्तर समझाए थे। आपको उसका सारांश सबको समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना है इस पाठ में से या आगे चलें? मैम आ गया समझ। आज हमें बताइए कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? खाना, मनुष्य मैम को अच्छा खाना, और स्वस्थ, योग, और सूर्य की किरण, अच्छा, और एक मोटी सी भाषा में कम से कम जैसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा बोलते हैं ना कि मनुष्य को क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपने कहा अच्छा भोजन। अच्छा भोजन किसको मानते हो आप? किसको मानते हो आप? तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, आप तो इनको अच्छा भोजन मानते हो? आपकी दृष्टि से कौन सा अच्छा भोजन है? जल्दी जल्दी बताइए। दाल रोटी। दाल रोटी, अच्छा। अच्छा बताइए, ऐसी क्या वस्तु है यदि हम भोजन में उसका इस्तेमाल ना करें तो भोजन हमारा स्वादहीन होता है? स्वाद होता ही नहीं, चाहे हम कितना ही बढ़िया पनीर बना लें, कुछ भी बना मसाले, लें। मसाले में भी विशेष मैम नमक, नमक, मिर्च। नमक सही। अपने शीर्षक पर आ गए कि चाहे हम कितना ही स्वादिष्ट भोजन बनाएं, चाहे पनीर बनाएं, चाहे और जो आपको बहुत अच्छा भोजन लगता हो, सब्जी लगती हो, बनाएं, यदि हम उसमें नमक नहीं डालेंगे तो कोई भी सब्जी या भोजन हमें स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग भोजन में जरूरी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा विषय क्या रहेगा? नमक। उसके राइटर कौन है? रजिया सज्जाद जहीर। कौन है? क्या रहेगा रजिया विषय सज्जा। हमारा? नमक। आज हम रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित कहानी नमक पाठ का रसास्वादन करेंगे। नमक पाठ पढ़ेंगे कि नमक पाठ में क्या है। अब जैसा कि नाम से है नमक, इसका परिचय देते समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि नमक कहानी में उस समय का वर्णन है जब हमारा भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ। सबको पता है पाकिस्तान विभाजन की बात। दोनों देशों के जो विस्थापित पुनर्वासित लोग थे, विस्थापित माने क्या होता है बताइए? आपने पहली कक्षा में पढ़ा हुआ है, विस्थापित और पुनर्वासित। आपने माटी वाली पाठ पढ़ा था नाइन्थ में? नाइन्थ में माटी वाली पाठ पढ़ा था। उसमें विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए, ये प्रश्न था। विस्थापन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है। कब? जब सरकार के द्वारा सड़क बनती है, पुल बनती हैं, विभाजन होता है, कुछ मेट्रो बन रही है, स्टेशन बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, तो वहां जो लोग रहते हैं उसके आसपास की जब जो भूमि हायर की जाती है तो उन लोगों को वो क्या देते हैं? उनकी वहां की कीमत देते हैं और वो दूसरी जगह रहते हैं।
लेकिन इस कहानी में केवल भारत पाक विभाजन के समय जो लोग विस्थापित हो गए थे, पुनर्वासित हुए थे, उन लोगों की मार्मिक भावनाओं का वर्णन है। कुछ लोग भारत के पाकिस्तान में जाकर रहने लगे। पाकिस्तान के लोग कुछ इतना गदर मचा, आपने गदर पिक्चर देखी भी होगी, उसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की बात दिखाई गई है। मैम वो इधर आ पुनर्वासित गए। का क्या मतलब? पुनर्वासित फिर से रहने वाले, वासित माने रहना, पुनः माने फिर से दूसरे स्थान पर रहने वाले। तो उनकी मार्मिक भावनाओं का वर्णन किया गया है कि वो लोग, चाहे पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में यहाँ रहे, लाहौर के ढाका के लोग यहाँ हैं, तो उनका वतन आज भी ढाका है। आज भी वह मन से अपनी जन्मभूमि को ही मानते हैं, क्या रह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी कहानी उन्होंने इसमें दिखाई है कि चाहे मानचित्र पर कितनी लकीरें खींच दी जाएं, कितना ही विभाजन किया जाए, लेकिन हम मन से विभाजित नहीं होते। जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी है वो आज भी दिल्ली को अपना वतन मानता है, और जो अमृतसर का कस्टम अधिकारी सुनील दत्त है वो ढाका को ही अपना वतन मानता है। सफिया है वो लाहौर की है, लाहौर को ही अपना वतन मानती है। तो इन सब का वर्णन इस कहानी में दिया गया है। क्लियर हो गया। अब कीर्तन में भेंट, किसकी भेंट हुई? सफिया जो मुस्लिम हैं, जो लाहौर से विस्थापन के समय भारत में रह रही हैं, वो एक सिख बीवी के यहाँ कीर्तन हुआ, वो अपने पड़ोस में गई। जैसे ही वो पड़ोस में गई तो उन्होंने सिख बीवी को देखा तो उन्हें अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे उनकी माँ की हमशक्ल है। तो उन्होंने उनसे बातचीत करना उचित समझा और उन्होंने भी उनके बारे में जानकारी ली। तो पता चला कि जो सफिया हैं वो लाहौर की रहने वाली हैं, मुस्लिम हैं, और वो अभी अपने भाई से मिलने जा रही हैं, जो उनका भाई पुलिस अधिकारी है लाहौर में, वहां जा रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि लाहौर भी मेरा वतन है। किसने कहा लाहौर मेरा वतन है? सिख बीवी ने भी बताया कि लाहौर मेरा वतन है, और लाहौर में वहाँ का खाना, वहाँ का रहन सहन बड़ा लजीज है। लजीज माने बहुत अच्छा है। उसके भाई कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। हाँ, तो लाहौर की याद से सिख बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपनी घर की याद आ गई कि हम वहाँ रहते थे, कितना अच्छा खाते थे, पहनते थे, इतनी कोठी थी, बंगले थे, सब कुछ था। यहाँ के तो एक साथ तो नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। तो सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से बताया कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आपको सौगात के रूप में लाहौर से कुछ मंगवाना है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ का लाहौरी नमक बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को भेंट में आप एक सेर लाहौरी नमक ला देना। सेर का मतलब किलो, किलो से थोड़ा कम होता है सेर। देखो नमक बच्चों यहाँ पर कमी कोई है नमक की, लेकिन अपने वतन से वो जुड़ी हुई थी, तो उसने उनसे ये कहा। उन्होंने कहा ठीक है। अब लाहौर कौन चला गया? सफिया। सफिया अपने भाई से मिलने लाहौर गई। 15 दिन तक वहां रही, रिश्तेदारों के पास गई, अपने भाई से, भतीजे से, भाभी से इतनी अधिक उसको प्यार मिला कि 15 दिन कैसे बीत गए उसे पता न लगी, और सफिया की विदाई का समय आ गया।
वह बहुत मौज मस्ती से रही, खुश रही और सबने उन्हें ढेर सारा प्यार किया। विदाई का समय आ गया। अब वो विदाई के समय उसके मन में तो एक बात थी। क्या बात थी? कि मुझे एक से लाहौरी नमक ले जाना है, और इसे ये भी पता था कि लाहौरी नमक ले जाना या कैसा भी नमक ले जाना यहाँ से गैर कानूनी है। तो इसलिए उसने अपने भाई से, पुलिस अफसर भाई से बातचीत की। उसका भाई वहां पर पुलिस अफसर था। उसने भाई से कहा कि भाई मुझे पता है गैर कानूनी है नमक, लेकिन मैं सौगात के रूप में एक सेर लाहौरी नमक, जानते हो किसे कहते हैं? क्यों बच्चों? किसी ने नहीं पूछा, मैंने लाहौरी नमक कई बार बोला है। यदि आपको नहीं पता तो आपको पूछना चाहिए। किसे कहते हैं लाहौरी नमक? सेंधा नमक जो को। भारत का नमक। हैं? कौन सा नमक? जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, उसे पहले मैम जो व्रत लाहौरी में नमक, खाते हैं। जो व्रत में खाते हैं। वो जो असली मैम नमक है वो लाल लाल होता है। हैं? बोलिए। मैम ये आप पहाड़ी वो- पर जमता है ना। नहीं तो बनाया जाता है बेटा नमक। ये जो है नमक जो है, लाहौरी नमक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लाल होता है। आपने बड़े बड़े डले नहीं देखे होंगे नमक के? देखे हैं बड़े बड़े टुकड़े? नहीं देखे? यस मैम। तो यस मैम। अच्छा, किसी किसी ने देखे होंगे। अब तो भैया पैकेट में आते हैं पिसे पिसाए। अब तो कोई कष्ट नहीं करता मसाले पीसने का, नमक पीसने का। पहले जो सादा नमक भी था तो वो भी साबुत आता था, और उसे धोकर यस मैम। पीस कर रखते थे लेडीज, या साबुत ही डालती Yes. थी। जो हमारी रेशे की सब्जी थी उसमें साबुत डालते थे, जो हमारी सूखी सब्जियां बनती थी उसमें हम पीस कर रखते थे धोकर। तो लाहौरी नमक लाल रंग का होता है, इसका नाम लाहौरी पड़ गया, और यह व्रत में, यहाँ के लोग व्रत में खाते हैं। तो उसके भाई ने कहा कि कैसी बात करती हो तुम, कि तुम्हें पता नहीं है कि गैर कानूनी है नमक ले जाना, और तुम्हारे हिस्से में कि नमक कम आया है, नमक बहुत है वहां पर, तुम नमक क्यों ले जाना चाहती हो? तो उसने कहा ये पुलिस अफसर तुम्हारे सामान की जब निरीक्षण करेंगे, सामान देखेंगे, जांच करेंगे, तो तुम्हारे सामान की चिन्ह चिन्ह बिंदी बिंदी चारों तरफ बखेर देंगे, और बदनामी होगी वो अलग। इसमें तुम कैसे लाहौरी नमक नहीं ले जा सकती। लेकिन उसने तो सोच रखा था कि मुझे तो अपने जो उन्होंने मंगाया है मैं सौगात में, वो मैं नमक दूंगी। तो नमक ले जाने की योजना उसने बनाई। अब उसे जाना था कल, तो रात को पैकिंग कर रही है, बिस्तर बंद, अपने पैकी लगा रही है, और उसके दोस्त ने एक कीनू की टोकरी दी थी। कीनू किसे कहते हैं? जो संतरे और माल्टा जिसको बोलते हैं यहाँ पर, मोटे मोटे से होते हैं, वो मीठे होते हैं, एक फल है, उसे हम कीनू बोलते हैं वहाँ के लोग। यहाँ भी आते हैं। संतरा तो हमारा छोटा और कुछ और लाइट कलर का होता है, माल्टा जो होता है वो बड़ा और गहरे ऑरेंज से कलर का होता है। तो उसे कीनू वहाँ का फल है, और केला यहाँ का है। तो जब वो आ रही थी तो वहाँ गई थी, तो उसने देखा था कि यहाँ के लोग सौगात के रूप में केले ले जा रही हैं। इसको, पाकिस्तान के लोगों को। मैम ये वो वाला सूट देख रखा है। और पाकिस्तान के लोग क्या है, पाकिस्तान के लोग वहां से कीनू लाते हैं। तो उसके दोस्त ने उन्हें कीनू की टोकरी दी थी, और ये कहा था कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता की मेवा है। तो जैसे उसे सामान लगाया तो उसे याद आया कि कस्टम जो अधिकारी हैं वो कीनू की टोकरी को नहीं देखेंगे, फलों को। तो बार बार कभी कहीं रखती थी, बिस्तर बंद में रखा, कभी अटैची में रखा, क्योंकि उसके मन में द्वंद चल रहा था कि मुझे सामान ले जाना है, मैं कैसे ले जाऊं, ये द्वंद था। तो उसने कीनू की टोकरी में उसे सबसे नीचे रख दिया, ऊपर से कीनू सजा दिए, वो सो गई। सोने के बाद उसे स्वप्न आया। सफिया को क्या आया? स्वप्न।
अब जब हमारे दिमाग में कोई बात होती है, जब हम अपने कहीं जाते हैं तो वही दिमाग में बात घूमती है। उसे वहाँ के दृश्य, लाहौर की सब चीज दिख रही थी, अपने भैया, भतीजे, भतीजी, वहाँ की बातें, वहाँ का भोजन, सब सपने में दिखाई दे रहा था। तो अचानक उसका पैर किस पे लग गया? कीनू की टोकरी पर लग गया और कीनू बिखर गए, उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा? उसने देखा कि कीनू सारे बिखर गए हैं और वो नमक की जो उसने पुड़िया बनाकर रखी थी वो दिख गई। अब उसके मन में फिर द्वंद आया, फिर उसने सजा दिया और सफिया कहाँ चली गई? अगले दिन कहाँ जाना था उसे? आना था अमृतसर। तो सफिया को स्वप्न के बाद सफिया आ गई ट्रेन में, ट्रेन की तरफ आई तो कस्टम अधिकारी तो जांच करते ही तो वो वेटिंग रूम में बैठी थी। वहां पर सफिया वहां पर वेटिंग रूम में बैठी तो उसके मन में द्वंद चल रहा था, मैं क्या करूं? तो एक बार जब जांच हो रही थी तो एक बार उसके मन में थोड़ा सा कंपन आया, थोड़ी घबराहट हुई। उसने कहा कीनू की जो टोकरी है उसमें मैं ये नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि जो ये प्रेम का तोहफा है, उपहार है, इसमें चोरी से नहीं ले जाऊंगी, कहकर ही ले जाऊंगी। तो उसने उसको निकाल कर पुड़िया को कहाँ रख लिया? अपने बैग में रख लिया और एक कस्टम अधिकारी से बात करने लगी। कस्टम अधिकारी से पहले उसने उसका परिचय पूछा, होशियारी से काम लिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका वतन कौन सा है? तो उसने कहा मेरा वतन दिल्ली है। अब उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि उधर के ही हैं। उसने अपनी सारी बात बता दी कि ऐसे सिखवी भी रहती हैं, उन्होंने ये मंगाया है सौगात के रूप में और नमक मैं ले जाना चाहती हूँ और मुझे पता है गैर कानूनी है। कस्टम अधिकारी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर उससे कहा कि तुम इस नमक को ले जाना चाहती हो? मैंने कि मेरा वतन दिल्ली है, वो दिल्ली की याद में खो गया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहना, और वह उसकी बातों में आ गया। उसने कही कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उस नमक को देखा और उस पुड़िया को फिर से बंद करके उसके बैग में रख दिया और बैग में रखने के बाद जब वो वहां से गई तो उन्होंने उससे कहा, जब उन्होंने सारी कहानी सुना दी, कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि पता ही नहीं चलता। मोहब्बत क्यों कही उसने? क्योंकि वो प्रेम के कारण ही क्या कर रही थी? उस नमक को ले जा रही थी। मोहम्मद जो उसका प्रेम था, मोहब्बत थी, वो कस्टम से गुजर जाती है कि जो कानून है वो धरा का धरा रह जाता है। किसने कहा? उस अफसर ने कहा, कस्टम अधिकारी ने कहा और उसको नमक ले जाने दिया। ठीक है, वहां से वो निकल गई। कहाँ आई? उसने सोचा सबका मैम लिबास एक है, बोलचाल एक है, मैम वो नमक सब। क्यों ले जाना चाहती है लेकिन? वो तो शुरू में ही मैंने आपको बताया, क्योंकि जब वो अपनी रोने लगी सिख बीबी तो उसने पूछा था कि मैं लाहौर जा रही हूँ, लाहौर आपका वतन है, आपसे सौगात के रूप में कुछ मंगाना चाहती हो? तो सिख बीबी ने कहा था उनसे, आपने पहली बात मेरी ध्यान से नहीं सुनी, इसका मतलब कि मेरा वतन है नमक लेकर। मेरे को सौगात में एक सेर नमक ले आना। नमक मंगाया था तो वो सौगात में उपहार में उनको मैम देना चाहती थी। एक सेर में 1 किलो? 1 किलो थोड़ा कम होता है, 1 किलो में ओके तो मैम। हाँ थोड़ा सा कम। पहले सेर चलते थे ना, अब किलो चलते हैं। तो उसने सोचा सबका एक सा सब कुछ है, लेकिन दोनों के हाथों में क्या तनी हुई है? बंदूक तनी हुई है। अटारी में से पाकिस्तानी पुलिस उतरी और फिर कौन चढ़ गई? हिंदुस्तानी पुलिस भी चढ़ गई। फिर वो कहाँ आ गई? अमृतसर। अमृतसर पहुंच गई और अमृतसर जैसे ही उतरी फिर उनकी जांच होनी थी। फिर उन्हें लगा तो उन्होंने फिर कस्टम अधिकारी को सारी बात बता दी और कि इस तरह से मैं वहां से नमक लाई हूँ
कस्टम अधिकारी से पूछा आप कहाँ के हैं? सुनील दत्त नाम था, वो ढाका के थे। उन्होंने कहा ढाका मेरा वतन है। आज भी वो वहां रह रहे हैं, लेकिन ढाका ही उनका वतन है, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार सारी बात होने के बाद उन्होंने एक किताब दिखाई कि हमें एक किताब मिली थी उस समय भेंट में, और अपनी सारी बात कही। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि हमारे कलकत्ता के जो डाब हैं बहुत प्रसिद्ध है। डाब कहते हैं कच्चे नारियल को, उसका मजा ही कुछ और है। वो भी अपनी यादों में खो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कहीं भी रह जाएं, लेकिन हम अपने वतन को नहीं भूल सकते। पुलिस अधिकारी और कस्टम अधिकारी भी इस बात को जानते हैं, वो भी इंसान है। मानचित्र पर कितनी ही लकीरें खींच दें, लेकिन हमारा वतन है। उन्होंने कहा रफ्ता रफ्ता सब सही हो जाएगा। जिसके लिए नमक ले जा रही हो उनसे कहना लाहौर आज भी तुम्हारा वतन है, कल भी तुम्हारा वतन था। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इस कहानी में ऐसा वर्णन किया गया है। जहां से समझ में नहीं आए मुझसे कल पूछ लेना। आज समय समाप्त हो रहा है।